Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि 10th क्लास के 6 मई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और 12 मई के एग्ज़ाम भी फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और निश्चित है कि ये छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक पूरा सेट तैयार किया है, जिसमें अवधारणाओं के साथ हर बात को यहाँ समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से उस बात को समझ जाएंगे। और जो एग्ज़ाम है, 6 मई का एग्ज़ाम का पेपर भी होना है गणित का, और 12 मई के एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए ये सेट महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में मैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से अवधारणाओं के साथ वीडियो तैयार करूँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अपन लोग इस सेट को देख लेते हैं। यहाँ मैं 4 सेट लेके आया हूँ और जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको अवधारणाओं के साथ समझाने की कोशिश आपको करूँगा और निश्चित है बच्चों को ये लाभ पहुँचाएंगे। और ये देखने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें, उसको स्किप ना करें। और पूरी वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आप यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ में आएगी और आपको 6 मई के एग्ज़ाम और 12 मई के एग्ज़ाम जो MP बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको महत्वपूर्ण लाभ देने वाला ये वीडियो है। तो चलिए आइए देखते हैं, बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपन लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें सेट में, इसमें लिखा हुआ है किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। मतलब विषम संख्या कैसे बनती है। अगर मान लो Q एक पूर्णांक है तो विषम संख्या कैसे बनेगी। तो अपन जानते हैं कि अगर Q एक पूर्णांक है तो निश्चित है कि ये स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा। या अपन लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि Q का मान अगर अपन लोग 0 रखते हैं तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे मान ये 1 आ जाएगा। अगर मान लो 1 रखते हैं यहाँ पे तो इसका मान 3 आ जाएगा। मतलब इस वाले जो ऐसा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन से अपन देख रहे हैं कि सभी विषम संख्याएं बन रही हैं, लेकिन इन सबसे विषम संख्याएं नहीं बन पाएंगी। किसी में आप रख के देखेंगे तो विषम संख्या नहीं बनेगी, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है 2Q + P जो अपन को यहाँ दिख रहा है, तो इसमें विषम संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ यही पूछ रहे हैं किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो विषम संख्या इससे तैयार होंगी। हाँ, Q का मान अपन लोग कोई भी पूर्णांक रख देंगे तो इसी से विषम संख्या तैयार होगी, यानी कि 1 3 5 जो विषम संख्याएं होती हैं वो सब इसी से तैयार होंगी। तो इसलिए इस वाले पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो डी नंबर का 2Q + 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो अपन जानते हैं कि शून्यक चेक करने के लिए अपन को उस बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो अगर इसको अपन 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि x² - 3 = 0 के बराबर जब रखा तो यहाँ पे x² का मान 3 आ जाएगा और x का जब मान निकालेंगे तो ±√3 आ जाएगा, यानी कि इसके जो शून्यक होंगे वो ±√3 होंगे। तो अपन देख लेते हैं इन चारों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो देख सकते हैं ए नंबर का जो ऑप्शन है वो ±√3 है, यानी इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ये ±√3 होगा, यानी ए नंबर का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिखा हुआ है कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय ax1 + by1b + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। दो समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं और निश्चित है ये रेखीय समीकरण है जो रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा शर्त यहाँ पे लागू होता है तो इन चारों में से कौन सा वाला विकल्प इसमें से सही होगा। तो निश्चित बात है, यहाँ कह रहे हैं कि इनका रेशियो सही है। तो रेशियो सही होने का मतलब ये है कि ये संपाती रेखाएं यहाँ पर होंगी। इस तरह की सिचुएशन के लिए संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हर जगह टच करेंगी और बहुत सारी जगह टच करेंगी। इसका मतलब बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर रेखाएं बनी होती हैं। इसका मतलब बहुत सारे बिंदुओं पर ये दोनों रेखाएं आपस में टच करेंगी। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर होगा वो अपना ये होगा डी नंबर का। इसके अनंत अनेक हल हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ दो रेखाएं जब संपाती होंगी, दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी एक दूसरे को, और जितनी जगह टच करनी उतनी उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है इस कंडीशन के लिए ये डी नंबर का अनंत हल अनेक हल होंगे, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। चौथा वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब वर्ग समीकरण का कोई अगर मूल होता है तो निश्चित है कि वो x की वैल्यू रखने पर वो उसे संतुष्ट करता है। निश्चित बात होती है, कोई भी अगर वर्ग समीकरण का मूल है तो x जगह पर वो मूल रखने पर उसका मान वो संतुष्ट उसको करेगा, यानी उसका मान 0 के बराबर आना चाहिए और आता है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन लोग 1/2 यहाँ x के प्लेस पर अपन लोग रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन दिख रहा है 1/2 का वर्ग प्लस 1/2 के माइनस के 5/4 = 0। फिर ये
1/4 हो जाएगा और एक k/2 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो जब अपन लोग इसका नीचे जो हर में वैल्यू लिखी गई है 4 2 इसका अपन लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, निश्चित है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और k बराबर यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो इससे क्या होगा, जब k/2 इक्वल टू कितना 1 आएगा तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन है ए नंबर का 2 वो इस चौथे वाले प्रश्न का सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, उसमें लिखा हुआ है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी के ये पद दिए गए, यहाँ पर 3 पद दिए गए, डॉट डॉट लगा हुआ है और 11वां पद अपन से वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पदों की जब बात आती है, क्योंकि एनवां पद एन पदों का योगफल निकालने वाला चैप्टर तो यहाँ हट गया है इस साल नहीं आएगा उसमें से एनवां पद निकालने वाले चैप्टर, एन पदों का योगफल निकालने वाले जो चैप्टर है वो हट गया। तो एन पदों के योगफल वाले सवाल तो उसमें आएंगे नहीं, लेकिन एनवां पद यहाँ पे 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे -3 और ऋण के 1/2 और 2 लिखा हुआ है, इसका 11वां पद निकालना है। तो निश्चित 11वां पद निकालने का जो फार्मूला होता है तो इस तरह से अपन जानते हैं कि ये होता है tn + a n - 1 × d। तो यहाँ पे t11 है, चूंकि 11 पद यहाँ पे है, a प्लस यहाँ पे n-1 यानी कि 11 से क्या हो जाएगा 11 - 1 यानी कि 10 आ जाएगा और यहाँ d आ जाएगा। तो a और d के मान कितने हैं, a का मान यहाँ पे अपन को -3 दिख रहा है और d का मान इसको घटाने पर अपन देखेंगे तो 5/2 आ जाएगा। जब इस दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा यानी सर्वांतर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/2। तो इस वाले सूत्र में जब अपन ने a का मान -3 रखा और d का मान 5/2 रखा तो ये सॉल्व हो गया। अपन देख रहे हैं कि 2 से ये कट जाएगा, 10 2 पंजे 10 55 25 हो जाएंगे और 25 में से ये 3 जाएंगे तो 22 यहाँ पे बचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचवें जो प्रश्न का जो आंसर है बी नंबर का जो ऑप्शन है 22 वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें नंबर का जो प्रश्न है वो कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन अपन जानते हैं, आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 πr³ गोले का, और 2 गोले यहाँ पे तो अपन लोगों ने इस तरह से आयतन 2 R1 R2 मान लिए हैं। तो 4/3 πr1 का क्यूब बटे 4/3 πr2 का क्यूब, इसका मान 64/27 मान लिया। तो ये 4/3 पाई तो ये कट जाएंगे दोनों, R1 का क्यूब अपन R2 का क्यूब होगा और इसका अपन लोग घनमूल लेंगे तो 64 का 4 रह जाएगा और 27 का 3 रह जाएगा। मतलब R1/R2 की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। फिर वो कहते हैं यहाँ पे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो 4π तो कॉमन है यहाँ पर, R1 R2 का जो मान है वो स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे अपन लोग, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी कि जो पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वो 16/9 आ जाएगा। इसका मतलब छठे वाले प्रश्न का उत्तर डी नंबर का 16/9 यानी कि 16:9 सही है। चलिए ये तो हुए सही विकल्प वाले 4 सही विकल्प वाले प्रश्न। अब आते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो इसमें देख लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर रिक्त स्थान वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो 12 माही के एग्जाम में आने के लिए भी महत्वपूर्ण है और 6 माही के एग्जाम में भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं पहला प्रश्न है कि कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। तो ये पूरा जो डेफिनेशन है, एक तरह से ये परिभाषा जो है वो एक परिमेय संख्या की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि p/q के फॉर्म में जिन संख्या को लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं और p और q अभाज्य हैं आपस में और q का मान बटे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी परिभाषा एक परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे परिमेय कहलाती है यहाँ पे, यानी कि परिमेय यहाँ पे भरा होगा। अब यहाँ आता है दूसरा वाला प्रश्न आता है खाली स्थान का कि 2 बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। निश्चित बात है कि जब 2 बहुपदों को जोड़ा जाता है तो एक बहुपद बनता है, तैयार होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुपद भरा होगा यहाँ पर कि 2 बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। फिर ये तीसरा प्रश्न इसमें लिखा गया एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल बराबर होते हैं, तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये शर्त आती है, यहाँ पे लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो किसी भी वर्ग समीकरण का वास्तविक मूल कम नहीं होता जब उसका विभक्तिकर का मान जो होता है वो 0 से छोटा होता है, 0 से कम होता है। तो यहाँ पे विभक्तिकर का मान b² - 4ac होता है, उसे अगर 0 से कम रखेंगे अपन लोग तो ये b² < 4ac आएगा, यानी b² का मान 4ac से कम होना चाहिए। तो ये वाली शर्त यहाँ पर अलाउ होगी यहाँ पे, यानी कि अपन लोग यहाँ पे ये वाली शर्त लगेंगे b² < 4ac, क्योंकि विभक्तिकर का मान 0 से कम होना चाहिए और b² - 4ac का मान 0 से कम होगा तो b² का मान 4ac से कम हो जाएगा। तो यानी ये वाली शर्त यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होने के लिए आएगी। अब चौथा वाला प्रश्न है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समबाहु होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए उनकी आकार बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आकृति उनकी सेम रहती है।
तो आकृति सेम रहती है तो वो क्या समबाहु त्रिभुज होंगे, और समबाहु त्रिभुज अपन जानते हैं छोटा बड़ा कुछ भी हो सकते हैं, तो छोटी बड़ी साइज में, तो समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप की आकृति में होते हैं, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। और समरूप का मतलब ये होता है कि वो एकदम बराबर तो ना हो लेकिन डिजाइन उनका सेम हो। तो सभी समबाहु त्रिभुज अपन जानते हैं डिजाइन तो सेम होगा उनका, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवी बात यहाँ पे आती है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं होती हैं। सही बात है कि एक वृत्त पर यह डिजाइन भी नीचे मैंने बनाया, यहाँ पे दिख रहा है एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त में जब समांतर रेखाएं बनाएंगी तो आमने सामने के बिंदुओं पर ही बन पाएंगी। इसमें जो आमने सामने के जो बिंदु हैं इस पे पर्दी पर उन्हीं पर बन जाएंगी। तो अपन देख सकते हैं दोनों समांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो से ज़्यादा समांतर रेखाएं अपन लोग वृत्त पर बना ही नहीं सकते। तो एक वृत्त की केवल दो समांतर स्पर्शरेखाएं होती हैं, तो दो समांतर स्पर्शरेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे दो बीच में खाली स्थान में भरा होगा। अब छठवां यहाँ प्रश्न आता है कि कोई थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यह त्रिज्याखंड का मतलब ये होता है कि त्रिज्याओं और पर्दी से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के अंदर, उसे अपन लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। और चूंकि वो यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल से कटा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ क्षेत्रफल वाला सूत्र आता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये त्रिज्या खंड की लंबाई होती तो यहाँ पे क्या आता, पर्दी आती, पाई आर स्क्वायर की जगह पर्दी आती, यानी 2 पाई आर आता। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल है तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल का हिस्सा है, इसलिए क्षेत्रफल वाला यहाँ सूत्र पास में लग रहा है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बना होगा। साथ ही बात आती है यहाँ पर कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता। जो घटनाएं असंभव होती हैं अपन जानते हैं, जो मैक्सिमम घटना होती है पूरी घटना उनका टोटल योग 1 होता है प्रायिकता में, तो किसी जब असंभव घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो वो 0 आती है, क्योंकि अपन जानते हैं असंभव घटना की जो प्रायिकता निकालते हैं तो उसके लिए जो अनुकूल घटनाओं की संख्या होती है वो 0 आती है, इसलिए प्रायिकता भी उसके लिए 0 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, यहाँ पे अपन लोग 0 भर देंगे। तो इस तरह से खाली स्थान वाले मानों को अपन लोग अवधारणाओं के साथ समझ के इनको फिल कर देंगे खाली स्थानों को। अब यहाँ पे सही जोड़ी वाला क्वेश्चन आता है, तो सही जोड़ी वाला क्वेश्चन अधिकतर त्रिकोणमिति से एक्सेप्ट किया जाता है, त्रिकोणमिति में से आता है। त्रिकोणमिति की टेबल जो बनती है 0 से 90 डिग्री तक वो महत्वपूर्ण होती है, उसे बच्चों को छात्रों को एक तरह से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उसे बनाना सीख लेना चाहिए। और मैं अन्य वीडियो में उसको बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे अपन लोग त्रिकोणमिति की जो अनुपात वाली जो टेबल होती है मानों वाली, वो 0 से 180 डिग्री तक कैसे अपन लोग मानों को बनाते हैं, बहुत ही ईजी है, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बना के बताऊंगा। अभी अपन लोग ये देखते हैं कि सही जोड़ी अपन लोग ये कैसे बनाए त्रिकोणमिति की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पहला वाला जो सही जोड़ी में आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो निश्चित है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है और इसका मान 1 होता है। तो ये 1 कहाँ है देख लेते हैं इनमें सभी में, तो 1 ये है, तो ये इसको अपन लोग ये 1 से मैच या डी नंबर का जो 1 है उससे मैच करेंगे इसको। फिर दूसरा है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 कहाँ है, ये 0 है, इससे मैच कर देंगे अपन लोग इसको। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 से ही अपन ने इसको यहाँ मैच कर दिया। फिर ये सेक थीटा का मान अपन किससे मैच कर रहा है, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos होती है, तो 1/cos के साथ अपन ने मैच कर दिया यहाँ पर। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 से इससे को अपन ने मैच कर दिया। ये देखो यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 से मैच हो गया। फिर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक सर्वसमीका होती है और ये यहाँ पे मैच करेगी जाके सेक स्क्वायर थीटा से, यानी 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह त्रिकोणमिति में से जो सही जोड़ी आती है 6 नंबर की वो आएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो उसके लिए 100 नंबर का पेपर होगा, और अगर वो रेगुलर है तो 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। तो निश्चित है कि इस बार 32 नंबर के मतलब 80 का अगर पेपर होता है तो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और अगर 100 का पेपर होता है तो 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, और बच्चों के लिए पास होने के लिए ये महत्वपूर्ण एक ऑप्शन है कि 40 नंबर के यदि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्र अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो उनके पास होने के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका रहेगा, मदद मिलेगी उनको। अब यहाँ चौथा वाला आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है उनको पढ़ के। तो अपन चलो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें है कि 4 एवं 5 का महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक का मतलब ये होता है कि दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन वाला गुणनखंड है वो महत्तम समवर्तक होता है यहाँ पे। तो अपन देख सकते हैं 4 और 5 आपस में देखो अभाज्य हैं, 4 और 5 में किसी पारे से 4 और 5 नहीं कटते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले का उत्तर 1, ठीक है, तो इसका उत्तर 1 आएगा। यानी 4 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपस में कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो जब अभाज्य संख्याओं का हमेशा महत्तम समवर्तक यानी HCF 1 होता है, तो इसका 1 आएगा। दूसरी बात आ रही है त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं।
तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यक होते हैं अपन जानते हैं, त्रिघात बहुपद मतलब 3 घात वाला जो बहुपद है, मतलब लाई के जैसा ax³ + bx² + c + d, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है त्रिघात समीकरण का। लेकिन वो यहाँ ये पूछ रहे हैं कितने शून्यक होते हैं, तो इसकी जो घात है पावर उस पर डिपेंड करता है। चूंकि ये 3 घात का एक बहुपद है इसलिए उसमें 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं निकलेंगे, यानी कि 3 शून्यक निकलेंगे। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 शून्यक निकलेंगे यहाँ पर, तो इसका उत्तर यहाँ पर 3 आएगा। तीसरा वाला प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका निकाय क्या कहलाता है, मतलब समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। तो कभी समीकरण का हल होता है, कभी नहीं होता है। अगर समीकरण का हल होता है तो वो संगत कहलाते हैं उस कंडीशन में, और अगर समीकरण निकाय का हल नहीं होता है तो वो असंगत कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निकाय का हल है, कोई हल है तो क्या कहलाएंगे वो समीकरण का निकाय, संगत कहलाएगा। और यहाँ पे लिखा होता कि जिसका कोई हल नहीं है तो वो समीकरण का निकाय असंगत कहलाता उस कंडीशन में। तो निश्चित 2 बातें आती हैं कि जब समीकरण का हल होता है तो वो निकाय जो होता है वो संगत कहलाता है, और समीकरण का हल नहीं होता है तो वो असंगत कहलाता है। यहाँ पूछा गया है समीकरण का हल है तो निश्चित है कि वो समीकरण का निकाय संगत ही होगा। चौथा यहाँ पे प्रश्न आता है कि x1 y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है। तो यहाँ दूरी वाला फार्मूला अपन को यूज करना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगेगा इसमें। तो इस तरह से ये दूरी वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा होगा। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि किसी अर्धवृत्त को उसके वृत्त के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो अपन जानते हैं कि अगर अपना एक बीजना टाइप का रहता है, जो बीजना होता है अर्धवृत्ताकार बीजना होता है, जब अपन लोग घुमाते हैं उसे, जब जोर से अपन लोग उसे घुमाते हैं तो उसमें एक अपन को बॉल जैसी बनी हुई नजर आती है। आपने देखा होगा जब भी बीजना को अपन लोग घुमाते हैं हवा करने के लिए गोल गोल, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक बॉल जैसा एक आकृति बन जाती है। तो बस वो सेम डिज़ाइन यहाँ पे ये है। जैसे मान लिया ये अर्धवृत्त है और इसे अपन लोग इस व्यास के परत जब घुमाएंगे तो ये ऊपर बीजना के टाइप में गोल गोल जब घूमेगा तो एक बॉल की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। और बॉल क्या होता है, बॉल एक गोला होता है। तो इससे तक ये ठोस जो आकृति बनेगी वो एक गोला होगा। छठवां जो प्रश्न आता है यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का मीनिंग अपन लोग जानते ही हैं कि सभी जितने भी टर्म्स रहते हैं, जितने भी स्टेप रहते हैं, उन सबको योग करना है, उन नंबर्स को योग करना है, वो जितनी संख्या है उसका उसमें भाग देना होता है। तो 5 4 9 9 और 3 12 हो जाएंगे, 12 तो 14 और 1 15 हो जाएगा। और 15 में अपन 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये 15 में अपन 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो समांतर माध्य वो 3 आएगा। जब भी समांतर माध्य वाला कोई सवाल आता है तो निश्चित बात है कि आंकड़ों को आप पहले जोड़ लीजिए, कितने आंकड़े हैं, और उसे जोड़कर उसमें आंकड़ों की संख्या जो है उसका भाग दे दीजिए, तो समांतर माध्य वाला जो आंसर है वो आ जाता है। तो इस तरह से अपन लोग ये समांतर माध्य निकाल सकते हैं। हो सकता है सवाल में किसी में ये नंबर चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस में यही करना है कि जो आंकड़े हैं, जितने नंबर्स हैं, सबको ऐड करना है, मतलब आंकड़ों का योग ऊपर आएगा बटे आंकड़ों की संख्या। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो समांतर माध्य निकल आएगा। अब यहाँ पे 7वां जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 होती है हमेशा। निश्चित घटना माने जो घटना निश्चित ही घटना है, उसके लिए कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इस तरह से अपन लोग एक वर्ड वाले जो वाक्य हैं, एक शब्द वाले जो वाक्य हैं, उनके अपन लोग आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अब सत्य वाले प्रश्न आते हैं 5वां टाइप का। तो सत्य में क्या देखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसे अपन को ये पता करना होता है कि वो सही बात लिखी हुई है या फिर वो गलत बात लिखी हुई है। तो चलिए अपन चेक करते हैं कौन कौन सी बात इसमें सही लिखी हुई है और कौन कौन सी बात गलत लिखी हुई है। तो 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा। देखते हैं अपन सही बात है कि नहीं है। तो 5 और 6 को जोड़ा, 5 और 7 का समांतर माध्य 6 है, चेक करते हैं अपन लोग। तो 5 और 7 को जब जोड़ा जाएगा तो 12 आएगा, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब निश्चित है कि 5 और 7 का समांतर माध्य 6 है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है वो ट्रू है, मतलब सत्य है। दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो निश्चित है आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो आपको निश्चित है उसमें दिख जाएगा कि नीचे वाला जो आधार है, खड़ा वाला जो है वो लंब है, और टिका रहता है वो कर्ण रहता है। तो टिका हुआ कर्ण जो हिस्सा है वही सबसे बड़ा रहता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये लिखे, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सही बात है कि कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है, मतलब वाक्य वो सही है, यानी ये भी सत्य है। तीसरा वाला आता है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाई अक्ष से दूरी जब उस बिंदु की निकालते हैं तो एक तरह से एक्स निर्देशांक होता है। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी निकालती हैं तो उस बिंदु का वो एक्स निर्देशांक होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाई निर्देशांक कहलाती है। तो इसका मतलब ये गलत बात यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि असत्य वाला कथन है, ये वाला असत्य वाक्य है। फिर चौथा देखते हैं यहाँ पे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब सही बात है। चित्र भी बना के अपन लोग देख सकते हैं कि एक वृत्त बनाया और वृत्त में केंद्र एक जीवा बनाई, और वृत्त से अपन जीवा पर जो लंब डालते हैं तो निश्चित है वो उस जीवा को आधा आधा
काट देता है, इसका मतलब संधि विभाजित करता है। तो ये इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधि विभाजित करता है, तो एकदम राइट है, सही है, तो इसमें सत्य आएगा। 5वां जो है समरूप वृत्तों के परिणाम सदैव बराबर होती है। समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं समरूप जो वृत्त होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका साइज तो छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन उसका जो शेप है वो आपका गोल रहेगा, मतलब वृत्त जैसा रहेगा। तो यहाँ परिमाप इनका छोटे कम ज़्यादा हो सकता है। परिमाप यानी पर्दी, तो पर्दी छोटी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि पर्दी क्या है, बराबर होती है। समरूप वृत्तों के परिमाप मतलब क्या होता है, पर्दी होती है, तो पर्दी सदैव बराबर होती है। तो निश्चित है कि छोटे बड़े वृत्त होंगे तो पर्दी भी छोटी बड़ी होगी, तो ये वाली बात तो गलत है। तो यहाँ पे जो 5वां जो है वो असत्य है। 6वां वाला देखते हैं, सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है। यानी सही बात है यहाँ पर कि केंद्रीय परिमापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना जरूरी है। जब केंद्रीय मापों के परिकलन करते हैं तो वर्ग अंतराल जो है क्रम से रहते हैं, मतलब उनमें गैप कंटिन्यू चलना चाहिए। मतलब ऐसे 0 से 10 है तो 10 से 20 है, 20 से 30 है, इस तरह से सतत वाला अंतराल होना आवश्यक होता है। तो ये छठी वाली बात है, ये सही है, इसमें भी अपन लोग सत्य यहाँ पे लगाएंगे। चलिए एक दूसरा सेट देख लेते हैं, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ 2 सेट में आज आपको बताऊंगा, और इन 2 सेटों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको निश्चित है आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि यहाँ अवधारणाओं के साथ इनको समझाया जा रहा है। और इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन उसमें आते हैं तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार चूंकि 40% नंबर के आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सभी सही हो जाएँ, तो आपको पास होने के लिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 96 और 404 का HCF कितना होगा। तो HCF का मीनिंग ये होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, ऐसा छोटे छोटे नंबर जो दोनों को काट दे मल्टीपल्स। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी संख्या इसको पूरी तरह से 120 तो काट ही नहीं पाएगा, ये बड़ा है इससे। 10 भी इसको काट नहीं पाएगा यहाँ पे, और 3 भी इसको नहीं काट पाएगा। 3 इसको काट देगा लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। तो यहाँ 4 जो नंबर है उस दोनों को काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, 96 को भी, और 404 को भी काट देगा। इसका मतलब ये होगा कि 96 और 404 का जो HCF है वो 4 यहाँ पे आएगा, यानी कि बी नंबर का जो आंसर है पहले वाले का विकल्प बी नंबर का सही है। अब दूसरा वाला विकल्प देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ शून्यकों का मतलब ये होता है उसके जो 0 के बराबर मान रखते हैं जब बहुपद को, तो उससे जो वैल्यू ऑब्टेंड होती है x की वो शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 घात का जब ये समीकरण है तो 3 ही इसके शून्यक निकलेंगे निश्चित है। तो दूसरे वाले का उत्तर ये ए नंबर का सही होगा, यानी अधिकतम शून्यकों की संख्या यहाँ 3 हो सकती है। तीसरा वाला यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 + 0 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दिया हुआ है। तो ये दोनों समीकरण एक रेखीय समीकरण होते हैं, दोनों समीकरण। तो इनकी बात आती है अगर ये सिचुएशन लागू होती है उसमें उनके पदों में, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे इस कंडीशन में रेखाएं समांतर रहती हैं इस तरह से। ये जब रेखाएं समांतर होती हैं यहाँ पर, और समांतर रेखाएं जब रहती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो निश्चित है यहाँ पे बात आएगी ये बी नंबर का ऑप्शन। तो तीसरे वाले का जो बी नंबर का ऑप्शन है का कोई हल नहीं होगा, ये वाली बात सही होगा इसके लिए। चलिए चौथा अपन लोग देखते हैं, लिखा हुआ कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के शून्यक, यहाँ पे एक गलत बात यहाँ पे लिखी हुई है, द्विघात समीकरण यहाँ पे बोल रहे हैं और इसके बराबर 0 लगा भी नहीं हुआ। अगर द्विघात समीकरण है तो यहाँ बराबर में 0 मतलब होना चाहिए, यहाँ पे बराबर में 0 आएगा, ax² + bx + c = 0, क्योंकि समीकरण द्विघात द्विपद में यही अंतर होता है बहुपद में कि उनमें बहुपद में तो बराबर में 0 नहीं रहता है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, और समीकरणों में इक्वल टू का साइन रहता है। यहाँ 0 लिख नहीं पाया है, यहाँ पे ax² + bx + c = 0 हुआ। लेकिन यहाँ शून्यक की बात चूंकि कर रहे हैं यहाँ पर, तो शून्यक तो बहुपद में होते हैं, तो ये निश्चित है कि यहाँ द्विघात समीकरण की बजाय यहाँ पर द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। अब शून्यक की बात चल रही है तो ये बहुपद में होता है, अगर मूल की बात चलती तो वो समीकरण में होता है, तो यहाँ पे समीकरण की जगह बहुपद होना चाहिए, यानी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा, मतलब शून्यकों का योग कितना होगा। तो निश्चित है शून्यकों का योग तो मतलब जानते हैं कि माइनस के b/a होता है शून्यकों का योग। तो इसका जो चौथे वाले का जो उत्तर है वो माइनस के b/a होगा। अगर इसमें ये लिखा होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा होता तो उसका मान होता c/a, वो इसमें है नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पे योगफल की बात चल रही तो योगफल के हिसाब से ये माइनस के b/a जो पहला ऑप्शन है ए नंबर का वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं पांचवा वाला जो इसमें ऑब्जेक्ट टाइप है वो देखते हैं। समांतर श्रेणी 12 7 2 ऋण 3
का सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर हमेशा के क्रम से जो पद रहते हैं उनके अंतर का मान होता है, सभी का अंतर सेम सेम आता है। सार्वंतर का मतलब ये होता है सभी का अंतर सेम सेम हो, यानी सार्वंतर। तो दूसरे वाले पद में से जब पहला वाला पद घटाएंगे यानी 7 में से 12 घटाएंगे तो ऋण के 5 आएंगे, तो निश्चित है कि इसका सार्वंतर ऋण 5 आएगा। तो 5वीं का जो उत्तर है वो बी नंबर का ऋण 5 यहाँ पे सार्वंतर आएगा, ऋण 5 यहाँ पे सही है, बी नंबर का ऑप्शन। अब यहाँ पे चौथा इसका आता है, तो यहाँ एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने के लिए नए ठोस का आयतन। तो निश्चित जब एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तन करेंगे तो उसका आयतन तो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सी नंबर का अपरिवर्तित रहेगा, यानी आयतन उसका चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यह चौथे वाला जो है उसके लिए ये सी नंबर का ऑप्शन सही है, अपरिवर्तित रहेगा। यानी जब इसी एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाता है तो आयतन तो उनका सेम रहता है, आकृति चेंज हो सकती है लेकिन आयतन सेम रहता है। फिर यहाँ खाली स्थान वाली बात आती है, तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पहला वाला जो क्वेश्चन ये देखते हैं, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब एक कथन सिद्ध हो जाता है तो वो सिद्ध कथन का प्रयोग अपन लोग सवाल करने में भी करते हैं और दूसरी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस कथन को अपन लोग प्रमेयिका कहते हैं। मतलब प्रमेय को सिद्ध करने का एक सिद्ध किया हुआ कथन। तो यहाँ प्रमेयिका यहाँ पे खाली स्थान में भरा होगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि रेखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकता है। सही बात है, जो रेखिक बहुपद होता है वो एक्स पर घात एक वाला टर्म होता है, यानी कि ax + b ऐसी डिजाइन का होगा। और ऐसी डिजाइन का अगर कोई बहुपद होगा तो उसका अपन जब मान निकालेंगे x का 0 के बराबर रखकर तो निश्चित है एक ही आएगा। तो यहाँ पे एक भरा होगा, यानी कि एक शून्यक हो सकता है, होते हैं। मतलब रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक ही होगा। तीसरी बात आती है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम 2 मूल होते हैं। सही बात है, वर्ग समीकरण 2 घात का होता है और 2 घात का जितने घात के वो होते हैं वर्ग समीकरण उतने ही उसमें मूल निकल सकते हैं। अगर 2 घात का है तो 2 निकलेंगे, 3 घात का तो 3 निकलेंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण मतलब 2 घात का है तो 2 घात का तो उसके 2 मूल ही निकलेंगे। यहाँ पे 2 भरा होगा खाली स्थान। चौथी बात आती है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब यहाँ पे सभी वर्ग समरूप होते हैं। सही बात है कि वर्ग जो रहते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका मतलब साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप उनका सेम रहेगा। तो शेप सेम होने की वजह से यहाँ पर जब शेप सेम रहता है, साइज अलग अलग होता है, तो समरूप वाली बात यहाँ पे आती है। समरूप वाली मतलब डिजाइन एक सी रहती है लेकिन आकार छोटा बड़ा होता है। पांचवी बात आती है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अगर मान लो वृत्त है और उसको 2 बिंदुओं पर काटने वाली कोई रेखा यहाँ से जा रही है, जैसे ये यहाँ डिजाइन मैंने बनाया है तो वृत्त बना हुआ है और एक रेखा 2 बिंदुओं पर काटती हुई उससे जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में इस रेखा का नाम छेदक रेखा कहते हैं। इसको अगर ये एक बिंदु पर काटती तो स्पर्श रेखा बोलते हैं, लेकिन ये 2 बिंदु पर काटने वाली रेखा अपन को पूछ रहे हैं तो 2 बिंदु पर काटने वाली रेखा को अपन लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो खाली स्थान में यहाँ पर छेदक रेखा आएगा। छठी बात यहाँ पे आती है कि त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की लंबाई कहलाती है। तो सही बात है, त्रिज्याखंड जो रहता है यानी कि एक वृत्त बना हुआ है और उसमें त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्याखंड का ये जो पार्ट है, इसमें जो वृत्त की जो परिधि का जो हिस्सा आ रहा है वो चाप यहाँ पे कहलाएगा। तो इसका मतलब ये त्रिज्याखंड की संगत जो चाप यहाँ पे दिख रहा है उसे अपन लोग चाप की लंबाई कहते हैं, क्योंकि वो परिधि का एक हिस्सा होता है और परिधि के हिस्से को ही चाप की लंबाई कहते हैं। फिर यहाँ पे सातवीं बात आती है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता टोटल मिलाकर एक होता है। ये प्रायिकता का एक फार्मूला है, एक सूत्र है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो हमेशा एक आता है। कई सवालों में ये सूत्र हल करने के लिए काम में भी आता है। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी फिर से त्रिकोणमिति में से पूछी गई है, तो त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सही जोड़ी 6 नंबर की आना ही है। त्रिकोणमिति में से एक चैप्टर तो हट चुका है, जो प्रयोग वाला है जिसमें ऊंचाई दूरी वाले सवाल रहते हैं वो तो हट चुका है। तो अब एक चैप्टर ही बचा है जिसमें से ये 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो 2022 का जो एग्ज़ाम होना है, बोर्ड एग्जाम होना है, उसमें त्रिकोणमिति का दूसरा वाला जो पार्ट्स है अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के, वो वाला चैप्टर अभी हटा दिया गया है इस वर्ष, इसलिए इस पहले चैप्टर में से इस नंबर का क्वेश्चन आना है पूरा। तो tan थीटा अपन जानते हैं, tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो अगर छोटे वाले अनुपातों में तोड़ा जाए तो साइन बटे कॉस होता है, तो इसका ये साइन बटे कॉस वाला पार्ट मैच करेगा, इससे सही हो जाएगा ये वाला। फिर 1 + cot स्क्वायर ये एक सर्वसमीका है, तीसरे वाली सर्वसमीका, इसका मान कॉसिक वर्ग के बराबर होता है, तो ये वाली जो वैल्यू है कॉसिक वर्ग थीटा के बराबर हो जाएगी, मतलब इसके बराबर, इससे अपन ज्वाइन करेंगे इसको। cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा का ये है। फिर cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 से मैच कर देंगे। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ये सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका, और इसका मान अपन जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 से इसको मैच कर देंगे। फिर साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो साइन 0 का मान ये 0 से इसको मैच कर देंगे। तो ये त्रिकोणमिति की जो सही जोड़ी आती है वो बहुत ही सरल आती है, तो आप थोड़े से अभ्यास से इसको सही कर सकते हैं और 6 नंबर की ये
आती है। चलिए अब चौथा वाला जो देखते हैं, इसमें लिखा है शब्द या वाक्य में उत्तर देना, मतलब किसी का एक शब्द में उत्तर देना या वाक्य में उत्तर देना। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यदि a बराबर बी क्यू लिखा हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है कि जो a है वो b का गुणा करने पर ऑब्टेंड हुआ है। अपन देख रहे हैं q का इसमें b में गुणा हो रहा है तो a बन रहा है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इससे अपन को ये पता चल रहा है कि जो b है वो a का गुणनखंड है, क्योंकि देखो a के मान में b आ रहा है, इसका मतलब b a का गुणनखंड है। यहाँ पे अपन को पूछना है कि a और b में क्या संबंध है, तो कहेंगे b a का गुणनखंड है। दूसरी बात आती है एक एक बहुपद की घात कितनी होती है। तो अपन जानते हैं एक एक बहुपद ax प्लस b होता है और एक एक बहुपद में x की घात 1 होती है। दिख रही है अपन को कि एक घात होती है एक एक बहुपद में, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी होती है, यानी एक एक बहुपद की घात 1 होती है, क्योंकि इसका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस b। तीसरी बात आती है कि यदि x प्लस y बराबर 5 है तथा x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बात सिंपल सी बात है कि x का मान अपन लोग जब 1 इसमें रख देंगे इस समीकरण में तो y का मान ऑब्टेंड हो जाएगा। x का मान जब 1 रखेंगे तो 1 इधर आएगा तो 5 में से घट जाएगा, नहीं 4, तो y का मान 4 आएगा। सिंपल सी बात है, जब y का मान 4 आ जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। फिर चौथी बात आती है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो अपन जो मूल बिंदु यानी कि 0 0 होता है और दूरी वाला जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर मूल बिंदु से इस एक्स वाई की दूरी निकालेंगे तो x माने 0 का वर्ग प्लस y माने 0 का वर्ग और अंडर रूट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। पांचवा आता है यहाँ पे गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। सिंपल सी बात है, ये तो सूत्र है सिंपल सा। और माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र हम लोग जानते हैं कि माध्यिका के लिए अपन सूत्र लगाना पड़ता है। अगर मान लो आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो माध्यिका के लिए अपन कोई फार्मूला यूज करना पड़ता है। एल होता है यहाँ, मतलब जो माध्यिका वर्ग होता है उसका पहला वाला निम्न कह सकते हैं अपन लोग, निम्न सीमा है इसकी, एल यहाँ पे लिखा जाता है। फिर एन, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n/2 माइनस सी एफ। तो एन का मतलब क्या है, उसका योग है, आंकड़ों का योग होता है उसमें। तो n/2 माइनस के सी एफ, यानी कि जो संचयी आवृत्ति होती है वो वाली, वो बटे उस वाले वर्ग की आवृत्ति इंटू एच। एच मतलब उसका कितना गैप चल रहा है उसमें, वो वाला। अब यहाँ पे बात आती है असंभव घटना। असंभव घटना की पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, इससे 0 हो जाएगी। अब सत्य वाली बात यहाँ पे आती है, तो अपन ये देख सकते हैं कि सत्य वाली बात जो है उसमें जो पद सही है कि गलत है ये अपन को चेक करना होता है गणित के हिसाब से। तो पहला वाला पद है समांतर श्रेणी 10 15 ... का अगला पद 0 आएगा। तो अपन लोग अगला पद यानी कि तीसरे पद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपन तीसरा पद इनसे निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो अपन लोग तीसरे पद के लिए यहाँ पे सूत्र अपन जानते हैं a + n - 1 × d होता है। तो तीसरा पद यानी कि a का मान कितना है 10 है इसमें, और इसमें जो अंतर है दोनों पदों का वो -5 है, तो यहाँ 5 रख दिया, मतलब a प्लस और यहाँ n-1 यानी कि 3 का मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर n-1 माने 2 हो जाएगा और यहाँ -5। तो ये अपन ने सूत्र लगा दिया यहाँ पर n पद बराबर a + n-1 × d, फार्मूला लगाया यहाँ पर। तो a का मान 10 है और जो d का मान है मतलब सारवंतर का मान है वो ऋण के 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे ऋण के, और ऋण के 10 से कट जाएंगे तो 0 आएगा। तो तीसरा बार पद 0 आएगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं समांतर श्रेणी 10 5 ... का अगला पद 0 है, अगला पद यानी तीसरा पद 0 है। तो ये बात सही है, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा वाला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। एक ये प्रमेय है, आपने पढ़ा होगा कि एक थेल्स प्रमेय है जो बहुत सारे सवाल करने के काम में आती है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करती है। तो चूंकि ये प्रमेय है तो कथन निश्चित है सत्य होगा ये, तो इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। और डिजाइन इस तरह की इसमें आती है कि त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक समांतर लाइन खींची जाए तो वे दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काट देती है। तो ये थेल्स प्रमेय है, जिसे अपन लोग अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, उसका कथन है। इसका मतलब ये ट्रू है, सही है। तीसरी बात आती है कि 3 0, एक बिंदु 3 0 है, दूसरा है 0 4, इनके बीच की दूरी 5 इकाई है। तो अपन दूरी वाला फार्मूला लगाकर देख लेते हैं कि 5 आता है कि नहीं आता है। दूरी वाला फार्मूला अपन जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। तो 3 ऋण 0 का होल स्क्वायर और 0 ऋण 4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएंगे और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो निश्चित इनकी दूरी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सही बात है, तीसरे वाले प्रश्न में जो बात लिखी हुई है वो एकदम सही है, इसका मतलब ये सत्य है। चौथी बात आती है, किसी महत्वपूर्ण बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो निश्चित बात है कि जब अपन लोग किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से पर स्पर्शरेखाएं डालते हैं तो वो बराबर दूरी की रहती हैं। तो ये बात भी सही है, ये भी एक प्रमेय है, प्रमेय का स्टेटमेंट है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू कथन है एकदम। और अपन खींच के देख भी सकते हैं, वृत्त बनाकर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींचेंगे और इसके से नापेंगे तो वो बिल्कुल बराबर निकलेंगी, तो ये कथन भी सही है।
अगर अपन लोग पांचवी बात यहाँ पे देखते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त का परिधि, तो ये परिधि का फार्मूला सिंपल सा डायरेक्ट ही है, परिधि का फार्मूला, और परिधि का फार्मूला 2πr होता है वृत्त की परिधि का फार्मूला। तो यहाँ ये कथन तो पहले से ही सही है। अब ये छठवां बात आता है यहाँ पे कि समान प्रेक्षणों की वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों के मान सदैव समान होते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक का मान अलग निकलता है और जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनसे बहुलक का मान अलग निकलता है। इसका मतलब ये वाली बात गलत है, यानी कि असत्य है। तो छठवां प्रश्न जो है वो असत्य है। तो इस तरह से बच्चों अपन लोगों ने देखा कि दो यहाँ पे आदर्श प्रश्न पत्र सेट थे, पहला और दूसरा मैंने जो आपको बताया, और निश्चित है कि इनको जब आप एक बार देखेंगे, पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखें, और अगर शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जो छात्र हैं 10वीं क्लास के छात्राएं उनको ये वीडियो शेयर करें, और अगर छात्र देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करें। ये आपको 6 माही के लिए और 12 माही के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आपके सही विकल्प जो हैं उनके लिए आपको महत्वपूर्ण एक मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और अगली वीडियो में फिर मैं आपको 2 सेट के बहुविकल्पी प्रश्न अवधारणाओं के साथ समझाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।